Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। बात करेंगे आज के another important 10 क्वेश्चंस की जो कवर किए गए हैं आपकी इंडियन इकोनॉमी के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टॉपिक से। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे हम ग्लोबलाइजेशन में से 10 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज गैट। तो देखिए गैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो गैट के ऊपर ये क्वेश्चन है। व्हाट इज गैट? गैट इज General Agreement on Tariffs and Trade। ओके, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। 23 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज थी। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ये एक तरीके का ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके ट्रेड रिलेशंस को स्ट्रांग किया जाए। कोई भी टैरिफ्स को लेके, कोई भी टैक्स को लेके अगर कोई इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए तो वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, बस इनका सबका ट्रेड रिलेशन स्ट्रांग करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो अब देखें, गैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 58, 48, 68, 95। द आंसर इज 1948। लेटर ऑन 1995 में इसको रीनेम कर दिया गया था या रिप्लेस कर दिया गया था WTO से 1 जनवरी 1995, और तब इसके मेंबर कंट्रीज थे 123। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज name the concept which is related to integrating the economy with economies of other countries through free trade and free movement of capital। तो देखिए, सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब इंडिया में आए तो इन रिफॉर्म्स को हमने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। द वन इज लिबरलाइजेशन, सेकेंड इज privatization, and third is globalization। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? जब भी आप अपनी कंट्री के अंदर जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं या जो भी कंडीशंस हैं, या तो आप उनको थोड़ा लाइट कर देते हो या उनको लिफ्ट अप कर देते हो। इन शॉर्ट, जब आप लिबरल कर देते हो दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में आप गवर्नमेंट की ओन्ड जो एंटरप्राइजेस हैं उनका ऑनरशिप, उनका मैनेजमेंट जब आप प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों ट्रांसफर कर देते हो तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। पर ग्लोबलाइजेशन का मतलब जब हम अपनी कंट्री को इंटीग्रेट करते हैं दुनिया की बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए, इसके लिए हम एग्रीमेंट्स करते हैं, कुछ ट्रेड, कुछ टैरिफ्स के रिलेटेड। तो ये सब हम क्या करते हैं? ग्लोबलाइज होने के लिए, ताकि हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में जा सकें, हम दुनिया के साथ ट्रेड कर सकें। तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइज होना, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, नेम द कॉन्सेप्ट व्हिच इज रिलेटेड टू इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज। तो प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दिया जाता है प्राइवेट हैंड्स के अंदर। ओके, ग्लोबलाइजेशन, यस, ग्लोबलाइजेशन इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हम दुनिया में जाते हैं, ग्लोबलाइज होते हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं। लिबरलाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो रिफॉर्म्स के रिलेटेड जो बात होती है वो होती है लिबरल करने से, कि जब कुछ रिस्ट्रिक्शंस को या तो हटा दिया जाए या थोड़ा लाइट कर दिया जाए, वो लिबरलाइजेशन से रिलेट करता है। नन ऑफ दीज इज नॉट द राइट ऑप्शन। द राइट ऑप्शन इज ग्लोबलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Globalization is an outcome of set of various policies that are aimed at transforming the world towards greater। तो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन उन पॉलिसीज के सेट का आउटकम है जिनका मेन एम क्या होता है कि हमने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना है। किसकी तरफ? ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस की तरफ, ग्रेटर इंटीग्रेशन की तरफ, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नोर बी। यस, इंटरडिपेंडेंस की तरफ। कैसे इंटरडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं? क्योंकि जब हम दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं तो हम इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंटरडिपेंडेंस लेके आना, एक दुनिया में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस लेके आना, ये ग्लोबलाइजेशन का, इन पॉलिसीज का एक मोटिव है, एक एम है। तो क्या ये राइट आंसर है? नो, हमें एक बार दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में बोथ का ऑप्शन भी है। तो देखें, इंटीग्रेशन, यस, दुनिया को इंटीग्रेट करना, देशों को इंटीग्रेट करना, एक इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट करना, यही तो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इस हिसाब से द राइट आंसर इज both A and B, and this is the right answer, that is C
ऑप्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश मीन्स इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना दुनिया की बाकी इकोनॉमीज के साथ, इसे हम क्या कहते हैं? क्या हम इसे डिमोनेटाइजेशन कहते हैं? नो, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन इज नॉट रिलेटेड विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्लियर? प्राइवेटाइजेशन, क्या प्राइवेटाइजेशन कहते हैं? नो, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेटाइजेशन में हम जो गवर्नमेंट ऑन्ड एंटरप्राइजेस हैं उनका जो मैनेजमेंट है या ऑनरशिप उसको ट्रांसफर करते हैं प्राइवेट हैंड्स के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है? लिबरलाइजेशन, नो, बट द आंसर इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में हम एक इकोनॉमी को दुनिया की बाकी इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन अ कंट्री? किसी भी कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्लोबलाइजेशन कैसे इंप्रूव कर सकती है? तो देखें, बाय ऑफरिंग मोर प्रोडक्ट्स टू बाय, ज्यादा प्रोडक्ट्स देके, बाय इंक्रीजिंग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, बाय इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशंस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, बाय मेकिंग चीपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन। चलिए देखते हैं, क्या मोर प्रोडक्ट्स को ऑफर करके ग्लोबलाइजेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करती है? नो। ओके, बाय इंक्रीजिंग रूरल अर्बन, ही अर्बनाइजेशन की बात नहीं हो रही, तो ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। बाय इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशंस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, ये तो कोई जरूरी नहीं है और ना ही इसका ये कोई मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ग्लोबलाइजेशन का काम क्या है? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना, पर कैसे? बाय मेकिंग चीपर प्रोडक्ट्स, हम सस्ते प्रोडक्ट्स बनाएं, ताकि देखो जब दुनिया हमारे साथ ट्रेड करेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस पे खेला जाएगा, प्राइसेस लोअर रखे जाएंगे, कम प्राइसेस पे ज्यादा प्रोडक्शन करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। कि इससे बेटा लोगों की एक तो डिमांड बढ़ती है ना, लोगों का एक्सेस बढ़ता है उन गुड्स एंड सर्विसेज की तरफ, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव होता है। तो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द फेवरेबल डेस्टिनेशंस फॉर आउटसोर्सिंग। इंडिया, दुनिया से जो हम आउटसोर्स करते हैं उसके लिए इंडिया एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बन गया है। कैसे? कैसे बना इंडिया एक फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग? कैसे? तो देखें, हाई वेज रेट के कारण। नो, इंडिया में तो हाई वेज रेट्स है ही नहीं। दूसरी कंट्रीज का अगर कंपेयर करोगे तो इंडिया में वेज रेट्स बहुत कम है। क्लियर? तो किस तरीके से हम एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है? अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर एंड एक्यूरेसी एट लो वेज रेट। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, हमारे कंट्री के अंदर मैन पावर जो है वो स्किल्ड है, दैट टू वो लो वेज रेट पे मिल जाता है। ठीक है? एंड एक्यूरेसी, लो वेज रेट पे हमें एक्यूरेसी और स्किल्ड मैन पावर मिलता है। इसीलिए दुनिया हमसे ये काम करवाना चाहती है, जो काम दुनिया में महंगा होता है वो इंडिया सस्ते में करके देता है। तो इसीलिए इंडिया आउटसोर्सिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन अब बनता जा रहा है। ओके, तो लो टैक्स रेट्स, ऐसा भी कुछ नहीं है, ऑल ऑफ द अबव भी कुछ नहीं, आंसर इज बी ऑप्शन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। WTO was established in, ये हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा, WTO आया था 1995, 1 जनवरी 1995। इसकी जो मेंबर कंट्रीज थी वो थी 123। तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कब एस्टेब्लिश हुआ? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ए ऑप्शन, दैट इज 1995। ओके, चलिए, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ में करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ऐसी ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिस के साथ ही होते हैं। हमें ये लगता है कि हमने तो ये सारा सिलेबस 11th एंड 12th में पढ़ा है, तो हमें CUET के लिए बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपने पढ़ा है, पर आपने वहां पे एक सब्जेक्टिव एग्जाम भी दिया है, पर आपको अभी पूरा एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एग्जाम करना है, दैट इज CUET। तो इसके लिए जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा अच्छी तैयारी आप लोगों के CUET एग्जाम की होगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो काइंडली गो एंड वॉच दीज वीडियोस इन दिस प्लेलिस्ट इज विद CUET इकोनॉमिक्स के नाम से। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आपको। इसके अलावा अगर आप ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ऐसे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखिए, which of the following falls under the role of the World Trade Organization? WTO के रोल के अंदर इनमें से कौन सा रोल कवर होता है? सेटिंग द लिमिट फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन अ कंट्री। तो देखिए, क्या WTO
लिमिट सेट करता है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इतनी हो सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी हो सकती है? नो, दिस इज नॉट इट्स फंक्शन. Mandating the level of tax levied on foreign firms in developing countries. तो टैक्स फिक्स करना या टैक्स को मैंडेट करना कि कितना टैक्स लिवाय होगा, ये भी इसका जॉब नहीं है. एडिंग द डेवलपिंग ऑफ पुअर कंट्रीज प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, तो नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है. ओके. प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर कंट्रीज, 123 मेंबर कंट्रीज थे इसके, कब? 1995 में जब ये एस्टेब्लिश हुआ था. ठीक है, तो आज भी इसकी इतनी सारी मेंबर कंट्रीज हैं. तो ये क्या करता है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है ताकि वो अपने फ्यूचर टैरिफ रिलेटेड जो स्ट्रेटेजीज हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उनको टाई कर सके. क्लियर? तो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Dash was the predecessor organization to World Trade Organization. तो World Trade Organization के पहले क्या था? GATT. ये हम पहले पढ़ के आए हैं. तो देखिए, IBRD, that is International Bank for Reconstruction and Development, no. IMD, International, IMF होगा, sorry, IMF. तो International Monetary Fund, no. Reserve Bank of India, no. General Agreement on Tariffs and Trade is the right answer. Okay. The last question of today's video is, yes. General Agreement on Trade and Tariff was established in 1948 with how many countries as global trade partners? 20, 21, 22, 23. The answer is 23. ये मैं आपको पहले 2 बार बता चुकी हूँ. तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अगर ऐसे ही क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड अपनी तैयारी को और अच्छा और बेहतर बनाइए. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल.